अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो है ना फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो वर्ड थर्मोडायनेमिक्स हीट। थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, मतलब हीट और टेम्परेचर, और डायनेमिक्स मोशन में मतलब हीट और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन, और हीट और वर्क का आपस में जो रिलेशन है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और मैटर के साथ हीट जो है ना वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो है ना वो thermodynamics deal with various phenomena of energy related properties of matter, especially the transformation of heat into other form of energies। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है हीट की इनटू मैकेनिकल वर्क, कि कैसे हम जो है ना हीट से काम ले सकते हैं और किस तरह से जो है ना डेली लाइफ के अंदर इनकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सिर्फ आप लोगों ने पोस्टुलेट अच्छे से तैयार करने हैं, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो है ना केमिस्ट्री के अंदर भी ये बहुत अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी हमने, क्योंकि हमने गैस के बारे में, हीट जो है ना वो गैस मतलब हवा और गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, उसके अंदर जो उसके ऊपर हमने वर्क करना है और उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क से हमने या हीट जनरेट करनी है या हीट से हमने मैकेनिकल वर्क लेना है। लेकिन जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होगा ना वो गैस या एयर होगी। एयर भी तो आप लोगों को पता है ना कि गैस और जो है ना वो दूसरी मुख्तलिफ गैसेस का जो है ना वो मिक्सचर है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे change their direction of motion after every collision. Collision between gas molecules themselves with the walls of the container are assumed to be perfectly elastic। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert force on each other except during collision। तो एक्चुअल में इस तरह से है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना वो फासला बहुत ज्यादा होता है। अब गैस को जो है ना वो कंप्रेस करना भी आसान है और गैस को एक्सपैंड करना भी ईजी है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसलिए हम जो है ना गैस को इस्तेमाल करते हैं और गैस की इन प्रॉपर्टीज या इन पोस्टुलेट की वजह से जो है ना वो गैस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है ना हमारे पास टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो है ना प्रेशर ऑफ गैस की जो है ना कैलकुलेशन की गई है, लेकिन प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन बहुत लंबी है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। इसके अंदर से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो एंड वाले रिलेशन है, जैसे कि पी एक्स का पी का रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होती है और इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट वेलोसिटी ही है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करके निकाली जाती है। ठीक है, और इसका स्क्वायर होता है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो जीरो होती है। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों होती है। देखें कि जब यहाँ से एक पार्टिकल इधर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ हम ये कह सकते हैं ई एफ जी एच फेस की तरफ से, अगर दूसरे फेल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसी के हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद हो जो कि दूसरी तरफ मूव कर रहा हो, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और कैंसिल आउट करने की वजह से जीरो हो जाती है। इसकी वजह से हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है पी एक्स बराबर आ जाता है पी वी एक्स स्क्वायर, एंड इसी तरह से वाई एंड जी लिख लिया, और पी एक्स जो है प्रेशर विद डेंसिटी एंड वेलोसिटी, ये रिलेशन भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। उसके बाद इसका जो फाइनल रिलेशन है ये है 11.5, p is equal to 2/3 n over v 1/2 mv square। we know that 1/2 mv square is known as kinetic energy, number of मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखना है कि जब हमने मैस लेना है ना तो वो एक पार्टी एम जो है स्मॉल एम है वो एक पार्टिकल का मैस है, इसके साथ हमने एन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो 2/3 एन नॉट, और ये भी कांस्टेंट है, एन नॉट भी कांस्टेंट है। एन नॉट किसके बराबर है, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। मतलब क्या है कि जो प्रेशर exerted by gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of the gas molecules। ठीक है, उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये आइडियल गैस लॉ जो है ना ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन आर टी, और एन किसके बराबर होता है, कैपिटल एन ओवर एन ए। और इसका जो है यूनिट एस आई यूनिट के अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको कहते हैं, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो यूनिट है वो 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक हो गया, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद करनी है, और ये एक दफा पेपर में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एन ए किसके बराबर होता है, एन आर टी, और पीवी इज इक्वल टू एन के टी, ये किसके बराबर है, के किसके बराबर है, आर एन ए, आर ओवर एन ए। अब ये एन वैसे ही आ गया, आर ओवर एन ए मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन ए। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 इसकी वैल्यू होती है, और ये भी आप लोगों को
उम्मीद है कि मुझे पता होगी, ठीक है? उसके बाद ये के किसके बराबर होता है और जो है ना बोल्ट्ज़मैन के जो है बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट कहलाता है और इसका यूनिट क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए और इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर ली है, ठीक है? अब इससे हमने ये डिड्यूस किया कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने आगे भी यूज़ करना है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल शोज़ इटसेल्फ मैक्रोस्कोपिकली इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है। और उसके बाद गैस के कुछ लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ कौन सा लॉ होता है? जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी इज नोन एज बॉयल्स लॉ। तो ये सिर्फ इसकी इक्वेशन और ये आप लोगों ने तैयार करना है। इसी तरह से चार्ल्स लॉ के अंदर वी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। लेकिन इससे पिछला भी याद करना है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। पीछे हमने रिलेशन देखा है, ये दोनों रिलेशन आप लोगों ने तैयार करने हैं। अच्छा, अब ये भी पूछा जा सकता है फिर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड या 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों ने तैयार करनी है। दस द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है? व्हाट इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स? ये वैसे करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब बहुत जो है ना वो लेंथी से हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों को कन्वर्जन टेम्परेचर की लाजमी आनी चाहिए डिग्री सेल्सियस से उसके अंदर सॉरी डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर। अच्छा, और ये एवोगैड्रो की वैल्यू लिखी हुई है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता सिंस इट इज ओनली अ नंबर। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी कि जब भी गैस की जो है ना वो किसी कंटेनर के अंदर बंद होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ द टोटल एनर्जीज कि किसी भी sum of all the form of molecular energy, kinetic energy, potential energy of a substance is termed as its internal energy. In the study of thermodynamics, usually ideal gas is considered as a working substance. The molecules of a inert gas are mere mass point which exerts no force on another. इसके ऊपर कोई एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स नहीं लगाते ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है या निग्लिजिबल होती है। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल सिस्टम इज जनरली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब डायटोमिक अगर दो मॉलिक्यूल्स है डायटोमिक है, जैसे ऑक्सीजन अगर हम सिर्फ लेते हैं वो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी होती है। आल्सो है वाइब्रेशनल। थ्री टाइप्स की एनर्जीज होती है डायटोमिक के अंदर और किसकी फॉर्म में होती है? स्प्रिंग लाइन बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है? व्हेन वी हीट ए सब्सटेंस एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि हीट जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्क होती है, ठीक है? तो जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है तो उसके वो किसकी फॉर्म में अपीयर होता है? किसी एनर्जी की फॉर्म में। और एनर्जी क्या है हमारे पास यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। इट इज इंपॉर्टेंट टू द एनर्जी टू नोट दैट द एनर्जी कैन बी एडेड टू अ सिस्टम इवन दो नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। मतलब एनर्जी ऐड भी की जाती है कि हीट टेक प्लेस ना हो। फॉर एग्जांपल व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बिकॉज द मैकेनिकल वर्क। The increase in the temperature of the object is an induction of increase in the internal energy. Similarly, when object slides over another surface and comes to rest because of frictional force, the mechanical work done on by the system is partially converted into इंटरनल एनर्जी, ठीक है? तो इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन हीट इंक्रीज नहीं होती। और आगे इसकी एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और जब भी हम बात करते हैं इसके अंदर तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। दरमियानी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है इंटरनल एनर्जी का उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। तो सिर्फ चेंज मेजर करते हैं इंटरनल एनर्जी का, नॉट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच इज इंपॉर्टेंट। वर्क क्या होता है? और हीट वर्क जो है ना वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब भी हम किसी चीज के ऊपर वर्क करते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है या उसकी हीट जब हम हीट करते हैं तो वो वर्क पैदा होता है। द आइडिया वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्टीम इंजन वेयर इट वाज नेचुरल टू पंप हीट इन एंड आउट गेट वर्क आउट कंसिक्वेंटली। अब देखें हीट इंजन के अंदर क्या होता है कि हम उसको गर्म करते हैं और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। जो पिस्टन का ऊपर की तरफ मूव करना ये क्या कहलाता है? मतलब हीट उसका वर्क डन। मतलब ऊपर अगर हम कोई चीज रख देते हैं जैसे वो हाइड्रोलिक प्रेस है कि एक साइड पे हम प्रेस करते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। अब पिस्टन के ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से क्या होता है? हमारे पास वर्क पैदा होता है, हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं। द वर्क डन। अच्छा, ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है। वर्क डन consequently it made sense to define both heat in and work out। मतलब जब हम हीट दे रहे हैं और वर्क उससे ले रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो क्या होगा? out a positive quantities, hence work done by the system on its environment is considered positive while work done on the system is considered as
नेगेटिव। ठीक हो गया? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। वी कैन एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली मेजरेबल वेरिएबल, कंसीडर द गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर। अब क्या हम लोगों ने लिखना है कि वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स किस तरह से होता है। जैसे हमने फोर्स लगाई और फोर्स की वजह से डेल्टा वाई डिस्टेंस कवर किया, तो फोर्स किसके बराबर होती है, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये इक्वेशन हमने लिख ली। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है, तो पी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम बराबर है वर्क के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इसका यूनिट भी इम्पोर्टेंट है। दिस प्रिंसिपल्स आर नोन एज लॉज ऑफ। अच्छा, उसके बाद है कि हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो है ना वो दो लॉ स्टडी करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर हीट ऐड करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं प्लस वर्क डन होता है। तो क्यू हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज क्यू माइनस डब्ल्यू। मतलब अगर हम एक साइड को इधर ले जाएंगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, सिंस इट इज द सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस कंसर्निंग द स्टेट। The first law of thermodynamics then can be stated as in any thermodynamic process when heat Q is added to a system, this energy appears as increase in the internal energy stored in the system plus the work done by the system on its सराउंडिंग। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल है, ये आप लोगों ने एग्जांपल भी अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और हम हीट हमारे अंदर बॉडी के अंदर पैदा होती है, ये हम जो खाना खाते हैं इसकी वजह से है। ठीक है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की मिसाल आ गई है और बाईसाइकिल पंप की आ गई है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, बॉयल्स लॉ को जो फॉलो करता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो आइसोथर्म कहलाता है। इसमें P1 V1 इसको जस्ट आप लोगों ने रीड करना है और इसमें इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती। जो U1 पहले थी बाद में भी U2 वही होगी। तो U1 माइनस U2 किसके बराबर होगा, जीरो के। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल टेक द फॉर्म Q इज इक्वल टू W। जितनी हम उसको हीट देंगे उतना ही वो वर्क डन की फॉर्म में अपीयर होगा। दस इफ गैस एक्सपेंड्स एंड दस एक्सटर्नल वर्क एन अमाउंट ऑफ हीट Q हैज टू बी सप्लाइड टू द गैस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आइसोथर्मल चेंज। अब देखें ट्रांसफर हीट, अब टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है लेकिन हम वर्क तो कर रहे हैं ना, हम हीट तो सॉरी उसको दे रहे हैं। अभी हीट ने जाके टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना, हीट ने क्या करना है, दूसरे सराउंडिंग में जाना है, वन प्लेस से किसी और जगह पे ट्रांसफर हो जाना है। तो ये क्या कहते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा जो है वो स्लो प्रोसेस होता है और टाइम टेकन होता है, और एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है ना वो स्लो होती है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। उसके बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट एंटर होती है ना, सिस्टम से लीव करती है। जो वर्क होता है सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। अब जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करने के लिए टाइम ही नहीं देना। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है इज वन इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। मैं दोबारा बता रही हूँ कि इसके अंदर कोई भी हीट एंटर या लीव नहीं करेगी, जब एंटर ना होगी ना लीव करेगी। देखें, और इसके अलावा ये क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू। क्यू किसके बराबर, डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस यू के। इफ द गैस एक्सपैंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क it is done at the expense of the internal energy of its molecules and hence the temperature of the gas falls। मतलब अगर गैस एक्सपैंड कर रही है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो वो एक्सटर्नल वर्क करेगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो है ना वो जो कन्वर्ट हो जाएगी, उसके अंदर वर्क जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सॉरी, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, तो टेम्परेचर जो है ना वो फॉल कर जाएगा, लेकिन हीट एंटर या लीव नहीं होगी। Conversely, an adiabatic compression causes the temperature of the gas to rise because of the work done on the gas। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी। पीवी गैमा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के, और गैमा किसके बराबर है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आगे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, और इसका जो है ना वो फार्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए। ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। और Cp माइनस Cv बराबर है आर के, Cp बराबर है Cr प्लस Cv, और Cp हमेशा बड़ी होती है Cv से। क्यों, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जितनी भी हम उसको हीट देते हैं ना, सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करते हैं ना, तो कांस्टेंट प्रेशर के दौरान जो जितनी हम उसको हीट देंगे वो उसका वर्क डन एक्सटर्नल सिस्टम पे भी होगा और उसकी इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगा। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब हम पिस्टन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम है, Cv दे रहे हैं ना, तो
पिस्टन के ऊपर तो कोई काम नहीं करना, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी है। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो जब हम हीट दे रहे होते हैं तो वो वर्क डन एक्सटर्नल सिस्टम पे भी होता है ना। तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती है, तो पिस्टन के ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से कुछ जो अमाउंट ऑफ हीट है वो यूज हो जाती है एक्सटर्नल वर्क करने में, और बाकी जो हीट है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है या इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक ही चीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो और वर्क प्लस वर्क डन होगा तो क्यू सी पी ज्यादा होगी और सी वी कम होगी। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल अपने को ने तैयार कर लेनी है इसकी। तो मतलब जो वापस अपनी असली हालत में वापस आ जाए, जिससे स्टार्ट किया था इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल, और अगर ना आए तो इरिवर्सिबल। उसके बाद हीट इंजन है, हीट इंजन का सम थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क, यूजुअली द हीट कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल। द ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, इसकी बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी रीडिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमेशा दो रेजरवायर पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद सेकंड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी कोई हमने सिस्टम बनाना है या हीट इंजन बनाना है तो वो दो रेजरवायर पर मुश्तमिल होगा, एक रेजरवायर पर मुश्तमिल नहीं हो जाता। एक को हम हॉट टेम्परेचर रेजरवायर कहते हैं या हाई टेम्परेचर रेजरवायर कहते हैं, और एक को लो टेम्परेचर रेजरवायर या कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर कहते हैं। तो होता क्या है कि हीट इंजन जो है वो हीट लेता है हॉट टेम्परेचर रेजरवायर से, और उसका कुछ पार्ट जो है ना आउटपुट को दे देता है, और बाकी जो है वो कोल्ड रेजरवायर के थ्रू जाया कर देता है। तो जैसा कि ये इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अच्छा, तो ये तकरीबन इन इसकी एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमारे पास एक बाइक है ना, तो बाइक के अंदर जो है ना वो 2 टेम्परेचर रिज़र्वायर होते हैं। एक जो साइलेंसर जिसको कहते हैं वो हॉट टेम्परेचर रिज़र्वायर होता है, वहाँ पे हीट पैदा होती है, गरम जो है वो हीट पैदा हो रही होती है, और हीट पैदा कैसे होती है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल से। पेट्रोल के बर्न करने से हीट पैदा होती है, और वो हीट यूज़ से टायर्स को घुमाने में इस्तेमाल होती है, और कुछ जो उसके नीचे चिमनी लगी होती है उसके ज़रिए बाहर को दाखिल हो जाती है। अगर आप इन केस चिमनी को बंद कर देते हैं या उसका जहाँ से धुआँ निकलता है उसका सोर्स को बंद कर देते हैं, तो उसमें से कोई भी हीट पैदा नहीं उसमें से कोई भी हीट एक्जेक्ट नहीं होगी, तो आपका बाइक जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगा। इन प्रैक्टिस द पेट्रोल इंजन ऑफ ए मोटर कार एक्जेक्ट हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड कन्वर्ट्स फ्रैक्शन ऑफ इट्स एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एंड एक्सपेल्स द रेस्ट ऑफ टू द एटमॉस्फेयर। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पेट्रोल इंजन कन्वर्ट 25% एंड डीजल इंजन कन्वर्ट, ये दोनों की एफिशिएंसी है, ये आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज फॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी स्टेटेड इन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। तो सबसे पहला जो वे है केल्विन। अच्छा, ये पेपर में क्वेश्चन आया था जब 2017 का पेपर हुआ था, तब ये क्वेश्चन आया था कि स्टेटमेंट लिखी हुई थी, और ये किसकी स्टेटमेंट है, केल्विन की है या सेल्सियस की है? सेल्सियस की हम बीएससी के अंदर पढ़ेंगे, बीएस के सिलेबस के अंदर, और फिलहाल तो हमने जो है ना वो सिर्फ केल्विन स्टेटमेंट पढ़नी है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो क्या है लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट? क्या? इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस ए प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंगल reservoir entirely into work without leaving any change in the working system. This means that a single heat reservoir, no matter how much energy it contains, cannot be made to perform any work. This is true for oceans and our atmosphere with certain large amount। ठीक है। हाँ जी, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। ठीक है। और जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है वो नेक्स्ट हमारे पास है कार्नट इंजन एंड कार्नट्स थ्योरम। तो कार्नट सादी कार्नट ने 1840 के अंदर दिया था, और ये फोर जो है ना प्रोसेस पे मुश्तमिल होता है। इसके जो फोर स्टेप्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है जीरो, और डब्ल्यू बराबर है Q1 माइनस Q2। इसकी एफिशिएंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये पेपर में वैसे एफिशिएंसी निकालने के लिए भी आ जाती है, तो ये भी इसकी भी दो चार टेम्परेचर के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर और हीट कमिंग एंड आउट ऑफ जो क्यू दोनों जो है ना उनके टेम्परेचर्स और हीट के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है। ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है, और अगर 100% एफिशिएंसी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्या है? सच रिजर्वायर्स आर नॉट अवेलेबल, हेंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन वन, एफिशिएंसी लेस देन वन, एंड परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100%।
परसेंट, ठीक है। नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल एंड आल्सो, और कार्नट इंजन नॉट परफेक्टली रिवर्सिबल, आल्सो एनर्जी डिसिपेशन इज इनवाइटेबल, दिस फैक्ट इज कॉल्ड द कार्नट्स थ्योरम। नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन ए कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स, ठीक है। और इसकी ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आर लेस एफिशिएंट देन कार्नट इंजन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी इसको अपने अच्छे से तैयार कर सकें आपने करना है, ठीक है। तो जनरली टेम्परेचर स्केल इस्टेब्लिश बाय टू फिक्स पॉइंट, इसका जो है ना ट्रिपल पॉइंट, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ द टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय चूजिंग, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है वो 273.16 केल्विन के बराबर है, एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज द वन फिक्स पॉइंट एंड एब्सोल्यूट जीरो एज द अदर। द यूनिट ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्केल इज केल्विन एंड इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वाटर इट इज अ स्टेट। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इन स्टेट इन विच आइस वाटर एंड वाटर कंसिस्ट ऑफ coexist in equilibrium and it occurs uniquely at one particular pressure and temperature, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 273 Q ओवर Q3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम इज टेकन थ्रू ए कार्नट साइकिल एंड Q3 द इज और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम व्हेन इट इज इन द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। तो ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, और ये ट्रिपल पॉइंट के लिए एक साइड बॉक्स में दिया हुआ है, ये भी आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। पेट्रोल इंजन क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करता है, बहुत आसान है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा एक दफ़ा। और हीट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कार्बोरेटर इनटू वाल्व से किस तरह से जो है ना वो स्ट्रोक लेता है, फ्लाई व्हील्स किस तरह से मूव करते हैं, बहुत आसान है, और इसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है। डीजल इंजन की भी एफिशिएंसी पता होना चाहिए, पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में फ़र्क क्या है। डीजल इज सेपरेट इनटू द सिलेंडर एट मैक्सिमम कंप्रेशन बिकॉज एयर इज़ वेरी हाई टेम्परेचर इमीडिएटली। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है, एंट्रोपी की डेफिनेशन तैयार करनी है। इफ ए सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस it will go in the direction that cause the entropy of the system plus the environment to increase। तो यहाँ से रीड कर लेना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हमेशा सिस्टम की जो है ना इंक्रीज होती है, नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑलमोस्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती। और ये देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी की दी हुई है, ठीक है। और कभी भी जो है ना वो एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती, टेंड्स टू प्रोसीड टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर, दस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड मॉलिक्यूलर डिस्टर्बर, ठीक है। इसके बाद इसकी जो है ना एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लेनी है। इन ऑल प्रोसेसेस वेयर हीट transfers occurs, the energy available for doing useful work decreases, in other words the entropy increases even if the temperature of the system decreases, thereby increasing the entropy. It is the at expense of net increase in the entropy for some other system. When all the systems are taken together as the universe, the entropy of the system always increases। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है, और इसका फार्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों की फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, और फर्स्ट ईयर का टेस्ट इंशाल्लाह संडे को और मैं लूँगी। पूरी फर्स्ट ईयर का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, पीपीएससी के पेपर्स में से भी होगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की पूरी बुक को संडे तक कंप्लीटली तैयार कर लेना है, और इंशाल्लाह संडे को आप लोगों का जो टेस्ट की टाइमिंग होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप लोगों के पास बर वक्त वीडियो पहुंच जाए। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।